हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी ये सेंटेंस आपको क्वेश्चन में लिखा हो, आपको समझ जाना है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक कंडीशन है जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कब? जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है, लेकिन वो कितना कैश लाएगा गुडविल के लिए ये हमें दिया नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल के साथ साथ, ठीक है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करने में और एडजस्टमेंट टिक करने में ही थोड़ा जो टाइम जाएगा वो, बाकी सॉल्यूशन तो आप फटाफट कर लोगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं और उसके एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग पढ़ेंगे। तो देखते हैं हेडिंग क्या लिखा है। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। तो ये 2:3 यानी कि ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है और इनका ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। उसके बाद क्या दिया है? देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। ये बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2018 का, यानी कि न्यू पार्टनर के ऐड होने से पहले का बैलेंस शीट है। तो इसमें जो भी आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है और ओपनिंग कैपिटल्स दिया है ओल्ड पार्टनर्स के, ये सारा हम पहले ट्रांसफ़र करेंगे और जिसमें हमने एडजस्टमेंट टिक किया रहेगा उसके नीचे हम लाइन छोड़ेंगे। तो पहले हम फिर एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एडजस्टमेंट में क्या दिया है? दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यानी कि यहाँ न्यू पार्टनर कौन ऐड हो रही है? अवनी। अवनी इज न्यू पार्टनर और इसे ऐड कर रहे हैं ये लोग 1 अप्रैल 2018 से। तो यहाँ आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्वेश्चन में आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि कई बार आपको जर्नल एंट्रीज भी कहा होता है पास करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ क्या करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जिसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो ये 3 अकाउंट जो कि हमें एज यूजुअल बनाना रहता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस में, ये तीनों अकाउंट और ये बैलेंस शीट हमें बनाना है। और इसके साथ साथ आपको ये कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में अगर कैश दिया है तो कैश अकाउंट बनाएंगे और अगर बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन इसे हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कैश का कितना बैलेंस बच रहा है, न्यू बैलेंस शीट में कैश का कितना बैलेंस एंटर होगा ये जानने के लिए। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो ये क्या दिया है? ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, तो ये कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में चला जाएगा, डेबिट साइड में। वहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और बाकी तो सारे असेट्स हैं और ये लायबिलिटीज़ है और ये जो है पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल है। तो ये जो पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल है ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में हम ये लिख देंगे। तो अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट क्या दिया है? फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। यानी कि अवनी को कितना प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा? 1/4। यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होगा होल प्रॉफिट में से उसे कितना शेयर मिलेगा डायरेक्ट बता दिया है। तो फिर ऐसे केस में आपको समझ जाना है कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो फर्स्ट केस मैंने आपको दिया था, 3 केसेस मैंने समझाया था कि 3 तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें से जब भी आपको न्यू पार्टनर का ऐसे डायरेक्टली शेयर दे दिया हो कि उसका होल प्रॉफिट में से कितना शेयर होगा, तो आपको समझ आना है फर्स्ट केस है। और इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम हो जाता है।
तो वो मैं जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करूँगी तो मैं बताऊँगी। तो ये आपको 1/4 शेयर ये बताया है, ये किस लिए बताया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया है। ये जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है, उस वक्त हम इसे कंसिडर करेंगे। अब आगे देखते हैं, ही शैल ब्रिंग ₹37,500 एज हिज कैपिटल एंड ₹30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब ये जो अवनी है, अवनी ये क्या लेकर के आएगा कैपिटल में, ही शैल ब्रिंग 37,500, तो कैपिटल का 37,500 उसका कैपिटल वो लेकर के आएगा बिजनेस में। तो यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, आपको जर्नल एंट्री लिख लेना है। जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या जर्नल एंट्री आएगा वो लिख करके ले लेना है, जिससे कि क्या होगा, आपको जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कहाँ कितना एंट्री जाएगा ये आपको पता होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आपको लिख लेना है। तो जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है कैश में तो फिर एंट्री क्या आ जाती है, एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट, इसके लिए बता रही हूँ मैं ये, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, अवनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवनी's कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री आ जाएगा। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे, जब हम इसका एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 37,500 से और अवनी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 37,500 से। और अवनी अपने साथ में क्या वो ला रही है, 30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का भी अमाउंट ला रही है 30,000। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आए तो एंट्री क्या आ जाता है उसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। और किस चीज़ के लिए ये पैसा ला रही है वो, गुडविल के लिए, तो गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने से, 30,000 से, और जो गुडविल अकाउंट हमें बनाने के लिए कहा नहीं गया है क्वेश्चन में, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, बट अगर बनाना होता तो उसे हमें क्रेडिट करना होता 30,000 से, ठीक है। तो ये वाला हमने देख लिया, जब हम पोस्टिंग करेंगे तो ये हमें जर्नल एंट्रीज ध्यान में रख के पोस्टिंग करना होगा इसके हिसाब से। और यहाँ ये जो गुडविल लाया है न्यू पार्टनर ने 30,000 का, इसे ओल्ड पार्टनर्स को हम कॉम्पेंसेट करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेशन देने के लिए लाता है न्यू पार्टनर, जो भी गुडविल का पैसा होता है ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में हम ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहाँ एंटर करेंगे, उनके वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। उसकी एंट्री क्या आ जाती है, उसकी एंट्री आती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, प्रज्ञा, विक्रम एंड प्रज्ञा, तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये जब एंट्री में करवाऊंगी उसी वक्त मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ मैसअप हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब एंट्री करेंगे उसी वक्त मैं उसका एंट्री आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 45,000, जबकि यहाँ दिया है 37,500, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब हमें यहाँ टिक करना है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, तो उसमें ये वाला अमाउंट पहले लिखेंगे इनर कॉलम में, और उसके बाद इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे और जो बैलेंस आएगा उसे हम एप्रिसिएशन लिख के प्लस करेंगे। जब भी वैल्यू बढ़ जाती है एसेट्स की तो उसे हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, और जब एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बढ़ेगा जब वैल्यू बढ़ता होगा, यहाँ देखिए बढ़ रहा है वैल्यू, यहाँ 37,500 था और यहाँ 45,000 हो गया। तो जब वैल्यू बढ़ेगा तो हम उसे ऐड करेंगे, जितना भी बैलेंस आएगा इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करने के बाद क्या लिख के ऐड करेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरह से लिख के ऐड करेंगे बैलेंस शीट में। और ये जब भी अमाउंट बढ़ेगा मतलब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी एंट्री आएगा। हम वहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक
ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग लिख के जितनी वैल्यू बढ़ रही है उतना अमाउंट हम वहाँ पे लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट, यानी कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में भी इसकी एंट्री जाएगी। और हमने यहाँ भी टिक कर लिया क्योंकि ये अमाउंट में से ये माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसे हमें इसमें लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड करना होगा, ठीक है। अब आगे फर्नीचर का क्या दिया है, एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर जो है 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर पे भी टिक कर लेंगे। इसका भी 10% निकाल के हम इसमें से माइनस करेंगे। और डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर, एक तरह से एक्सपेंडिचर है ये, तो फिर हम इसे लॉस कंसिडर करें या एक्सपेंडिचर कंसिडर करें तो हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में भी इसकी एंट्री करेंगे 10%। जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है वो अमाउंट वहाँ लिखकर पहले तो फर्नीचर से लेस करेंगे और वहाँ सेकेंड इफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों सेकेंड इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा हमने देख लिया और इसे टिक भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब सन्ड्री डेटर्स पे हमें 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी क्रिएट करना है। तो डेटर्स पे हम टिक कर लेते हैं। इसकी भी 2 एंट्री जाएगी। पहले तो डेटर्स में से 5% डेटर्स का निकाल के हम उसमें से माइनस करेंगे। और अगर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं बैड डेब्ट्स के लिए तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 5% जो हम यहाँ से माइनस करेंगे वही सेम अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे। क्योंकि जब भी लॉस होता है यानी कि असेट की वैल्यू डाउन होती है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी एक एंट्री कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में। लॉस होता है तो या एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो, ठीक है। और वहीं अगर अपना प्रॉफिट हो रहा है यानी कि असेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे केस में जो एक इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन की यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर होगा, और जब भी लॉस होगा यानी कि असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम कहते हैं वो उसका डेबिट साइड में हम लिखेंगे, उसकी डेबिट एंट्री होगी, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। तो स्टॉक पे भी टिक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू भी देखिए बढ़ गई है तो ये भी एप्रिशिएट हो रहा है। तो इसका भी एक इफेक्ट तो यहाँ पे स्टॉक में इतना, इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, जितना भी वैल्यू बढ़ रहा होगा उतना वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे एप्रिसिएशन लिख करके। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है असेट का तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका क्या इफेक्ट जाएगा ये हमने देख लिया। अब आगे क्या दिया है ये देखते हैं। तो आगे दिया है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट्स। तो लास्ट वीडियो जो कि मैंने आपको बताया था जिसमें कि मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाया था, तो ये कैसे एडजस्ट करना है वहाँ मैंने सिखाया था। अभी हम सम में भी एडजस्टमेंट करेंगे। जब भी आपको इस तरह से दिया हो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है, तो इस केस में आपको इनके जो भी पार्टनर्स के कैपिटल्स है उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो वो मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी आपको बोर्ड पे। तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगी वर्किंग में कि कैसे कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनके कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। न्यू पार्टनर का इतना शेयर है उसके हिसाब से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का क्या हो जाएगा वो कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है इसकी पोस्टिंग करेंगे न्यू बैलेंस शीट में, और जो ओपनिंग कैपिटल्स दिया होगा और ओपनिंग कैश जो दिया है ये सब इसके अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे और कैश अकाउंट में हम कैश का ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा हम पोस्टिंग कर देंगे। उसके बाद 1 बाय 1 हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स का, और फिर हम जो कैश अकाउंट है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसे क्लोज करेंगे, और फिर बैलेंस जो होगा उसे कहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है, लोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा है, तो वो क्रिएट करेंगे। फिर कैश अकाउंट भी क्लोज करेंगे और न्यू बैलेंस शीट अकाउंट फिर हम टैली करेंगे। ये सारा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो ये जो
क्वेश्चन हमने अभी टिक कर लिया, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने टेक्स्ट बुक में आप एज इट इज़ मार्किंग करके ले लीजिए, ताकि जब हम प्रॉब्लम समझाएं, जब हम आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखें, अभी वीडियो देखें, तो वो क्वेश्चन आप अपने सामने रखें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब हमें जो जो अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया था वो भी हमने बना लिया है। हमें कहा गया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए, तो वो हमने ये बना लिया है। और यहाँ सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा है इन द बुक्स ऑफ विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी। जो न्यू पार्टनर है उसका भी नाम आप लिख दोगे, क्योंकि अब वो भी न्यू पार्टनर भी इसमें ऐड हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी कैपिटल अकाउंट है, इसलिए आप उसका भी नाम लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ये डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होगा। अमाउंट्स के 2 कॉलम लगेंगे आपको। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता दे रही हूँ। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ तीनों पार्टनर्स के नेम और उनके जो अमाउंट के कॉलम्स जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट जो कि हमें ड्रॉ करना है एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे हमने ये न्यू बैलेंस शीट ड्रॉ कर लिया है। और ये कैश अकाउंट, आपको क्वेश्चन में कैश दिया था इसलिए कैश अकाउंट बनाया हमने। अगर बैंक बैलेंस दिया होता है, कैश एट बैंक दिया होता है या बैंक बैलेंस दिया होता है, तो हम बैंक अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे कैश दिया तो कैश अकाउंट बनाएंगे। ये वर्किंग नोट होता है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए कहा नहीं गया है, ये वर्किंग नोट में काउंट होता है, इसके ऊपर मार्क्स नहीं होते। लेकिन हमें ये इसलिए बनाना होता है ताकि हमें पता चले कि कैश का कितना बैलेंस बच रहा है, जो कि हमें यहाँ एंटर करना होता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। और कैश में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, ऐड लेस करना होता है, डेबिट क्रेडिट्स करने होते हैं, इसीलिए हम कैश को डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते। हम पहले सारा वर्किंग करते हैं अलग से इसका अकाउंट बनाकर, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हम पोस्ट करते हैं यहाँ पे। इसलिए इसके लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना होता है वर्किंग नोट में, ठीक है। और यहाँ पे हम सारा वर्किंग नोट्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में हम ये देखते हैं। तो यहाँ आपको न्यू पार्टनर का जितना भी शेयर है टोटल प्रॉफिट में से वो आपको दे दिया है। कितना शेयर है? 1/4। तो ऐसे केस में जो केस नंबर 1 था, जो मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाया था, तो उसमें जो केस नंबर 1 था वो सॉल्यूशन हम देखते हैं, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपके 12th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस में मोस्टली वही वाला केस दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमें लेस करना होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, ये वर्किंग है। आप फॉर्मूला आपको माइंड में याद रखोगे और डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं लिखोगे तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, 1/4 है, ठीक है। तो 1 हमने टोटल पूरे बिजनेस के प्रॉफिट को हमने 1 माना है, और उसमें से जो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4 वो हम माइनस करेंगे, तो हमें रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जब 1 में से ये 1/4 माइनस करने के लिए हमें यहाँ डिनोमिनेटर सेम चाहिए, क्योंकि जब भी फ्रैक्शंस में ऐड या लेस करना होता है तो हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होता है। तो यहाँ पे पहले तो हम 1 लगा देंगे, क्यों? क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर्स होता है उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 4 लाना होगा। तो 4 लाने के लिए हमें यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ही डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 जा क्या हो जाएगा 4, और 1/4 जा क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4। तो अब हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और ये 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। तो ये क्या बच गया, ये 3/4 हमें मिल गया रिमेनिंग शेयर, ये रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें मिल गया। यहाँ लिख देते रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3/4, 3/4 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग शेयर बच गया है, इस रिमेनिंग शेयर से हम जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशियो है उसमें डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग शेयर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट
सबसे पहले न्यू प्रॉफिट लेंगे फर्स्ट पार्टनर का जिसका नाम है विक्रम। तो विक्रम का ये पहले रिमेनिंग शेयर और उसका जो ओल्ड प्रॉफिट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेनिंग शेयर को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके बांट देंगे। तो उसका ओल्ड शेयर कितना है 2/5, 2:3 दिया है ना, तो 2 + 3 क्या होता है 5, तो 2/5 लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20। ठीक है, अब आगे दूसरा पार्टनर, दूसरी कौन पार्टनर है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा का भी निकालते हैं हम। इसी तरह से जो रिमेनिंग शेयर बच गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रज्ञा का क्या है 3/5, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये दोनों का मिल गया। अब न्यू पार्टनर कौन है अवनी। तो अवनी का शेयर हमें ऑलरेडी दिया है 1/4, लेकिन कभी भी रेशियो लिखने की एक खासियत होती है कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1/4 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो हमें इसे 20 करना पड़ेगा। तो 20 करने के लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा 5 से, 4 5 जा 20। तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर यानी कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 5 जा 5/4 5 जा 20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मिल गया 6:9:5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 6:9:5। ये हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या होगा, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में वो सारा हम पोस्ट कर लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का हमें दिया है असेट साइड में, क्या दिया है कैश 7,500। तो ये हम कहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में हम उसका ओपनिंग अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश का अकाउंट है ये, तो जिसका अकाउंट होता है उसका नाम कभी नहीं आता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। तो यहाँ लिख देंगे 7,500। उसके बाद दूसरा ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है पार्टनर्स के कैपिटल का, विक्रम और प्रज्ञा जो ओल्ड पार्टनर्स थे, तो उनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इनके क्रेडिट साइड में हम इनका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विक्रम का दिया है हमें 75,000 और प्रज्ञा का भी हमें दिया है 75,000। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर का तो न्यू पार्टनर का तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि वो अभी अभी ज्वाइन हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जितनी भी असेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं आपको बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सारा हम पोस्ट करेंगे बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में, और जहाँ जहाँ हमने टिक किया है एडजस्टमेंट है वहाँ पे हम उतना लाइन छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम असेट साइड की एंट्री करते हैं। तो यहाँ कैश दिया हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम यहाँ असेट्स में लिखेंगे, असेट्स में जाता है लैंड एंड बिल्डिंग और अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिख देंगे अमाउंट 37,500 और इसके नीचे आप 1 या 2 लाइन छोड़ देना। 2 लाइन इसलिए छोड़ना क्योंकि अमाउंट हमें यहाँ माइनस करके कितना आ रहा है वो भी शो करना पड़ता है, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है, तो इसलिए आप 2 लाइन्स छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है हमें प्लांट। तो प्लांट भी यहीं पे आएगा, असेट्स ही होता है। प्लांट पे हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो कितना दिया है 45,000। उसके बाद दिया है फर्नीचर। तो फर्नीचर भी असेट होता है, इसे भी हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है तो इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 3,000 इनर कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 लाइन्स छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हमें दिया है स्टॉक। तो स्टॉक भी हम यही लिखेंगे, स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 75,000 और इसके नीचे भी हम 2 लाइन्स छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है डेटर्स। तो डेटर्स भी असेट्स होता है, इसे भी हम यहाँ लिखेंगे। इस
को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है, आरडीडी हमें माइनस करना है इसलिए। तो यहाँ इसका अमाउंट दिया है 87,000, इसे भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे और नीचे से 2 लाइन हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लायबिलिटीज साइड की पोस्टिंग करेंगे। तो लायबिलिटीज में आपको दिया है क्रेडिटर्स, सिर्फ एक ही पोस्टिंग दी गई है क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पे लायबिलिटीज में लिखेंगे, लेकिन टॉप में नहीं लिखेंगे। आपको ऊपर से 4 या 5 लाइन छोड़ के लिखना है क्योंकि जो यहाँ पे कैपिटल आएगा पार्टनर्स का, वो कैपिटल हमें यहाँ ट्रांसफर करना होता है टॉप में, इसलिए आप 4 या 5 लाइन छोड़ के लिखना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे, दैट इज 1,05,000, ठीक है। अब ये सारा हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज की पोस्टिंग कर दी, ओपनिंग बैलेंस भी पोस्टिंग कर दिया, और हमें ये भी चेक कर लेना है लायबिलिटीज साइड की कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स दिया है क्या। तो यहाँ पे कुछ भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अगर दिया होता तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, तो नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट में आपको सबसे पहले क्या दिया है, दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो अवनी ऐड हो रही है न्यू पार्टनर। अब इसमें पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अवनी का कितना फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर होगा, 1/4। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया है। आगे क्या दिया है, ही शैल ब्रिंग ₹37,500 एज इज कैपिटल एंड ₹30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसके लिए मैंने जनरल एंट्रीज क्या आएगा वहाँ मैंने लिख करके शो किया था आपको कि न्यू पार्टनर जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल कैश में ला रहा है उसका जनरल एंट्रीज क्या होता है, कैश अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या जनरल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू, और अगेंस्ट में किसका नाम है, क्रेडिट क्या हो रहा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू अवनीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि न्यू पार्टनर कौन है, अवनी है, इसीलिए। तो यहाँ लिखेंगे टू अवनीस कैपिटल अकाउंट। कभी भी कैश का अकाउंट है तो उसका नाम नहीं आएगा, जो अगेंस्ट में जो क्रेडिट हो रहा है उसका नाम आ जाएगा। तो कितना कैपिटल ला रही है न्यू पार्टनर जो है, 37,500, तो ये लिखेंगे 37,500, ठीक है। और अब यहाँ पे जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा क्योंकि एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, और अगेंस्ट में क्या था, जिसका नाम है, जिसका कैपिटल अकाउंट है उसका नाम नहीं आएगा, जो अगेंस्ट में डेबिट हो रहा है वो आएगा। तो कैश डेबिट हो रहा था तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट ला रही है अवनी, 37,500, और यहाँ पे हम डैश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये एंट्री हो गई, और वो गुडविल भी ला रही है अपने साथ में। कितना गुडविल ला रही है, 30,000। डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है हमें गुडविल का, मतलब गुडविल कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली अमाउंट दिया है। तो इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी लिख करके जब मैं टिक करवा रही थी। तो क्या होता है जर्नल एंट्री, जब भी न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ गुडविल अकाउंट तो हमने नहीं बनाया है, सिर्फ कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, और क्या बदले में क्रेडिट क्या हो रहा है उसके अगेंस्ट में, गुडविल। तो यहाँ पे हम गुडविल का नाम लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट ला रही है न्यू पार्टनर, 30,000, गुडविल का 30,000 शेयर ला रही है वो, तो ये 30,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो गुडविल का अमाउंट लाया है न्यू पार्टनर ने कैश में, इसे क्या करना होता है,
ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करना होता है। न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में क्यों लाता है? ओल्ड पार्टनर को कॉम्पेंसेट करने के लिए, जो उनका उसके आने की वजह से, न्यू पार्टनर के आने की वजह से गुडविल का शेयर में उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो मेहनत उनका, लेकिन उसका जो भी इनकम है वो उसको भी जाएगा न्यू पार्टनर को, जिसकी वजह से इनकी मेहनत, इनका नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए हमें इन्हें कॉम्पेंसेट करना होता है। तो ये जो अमाउंट न्यू पार्टनर ने लाया है, इसे हम ओल्ड पार्टनर में कॉम्पेंसेट कर देंगे, उन्हें बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। तो अब मैंने यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस रेशियो नहीं बताया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था वो तो बता दिया। तो इस केस में जब भी आपको न्यू पार्टनर का शेयर ऐसे डायरेक्टली दे दिया हो कि टोटल प्रॉफिट में से उसका कितना शेयर है, 1/4, तो इस केस में यानी कि यहाँ पे सर्टन, यानी कि फिक्स एक सर्टन अमाउंट आपको सर्टन शेयर दे दिया है न्यू पार्टनर का, ठीक है। जो दूसरा मेथड होता है जिसमें कि ऐसा दिया होता है कि ओल्ड पार्टनर सरेंडर सो एंड सच शेयर्स फॉर न्यू पार्टनर, इतना इतना शेयर सरेंडर कर रहे हैं या इतना इतना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उस केस में अलग होता है सेक्रीफाइस रेशियो। लेकिन इस केस में आपका जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है इस केस में। और आपको 12th स्टैंडर्ड के सारे सम में ज़्यादा करके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में दिया है उसमें यही वाला केस ज़्यादा करके दिया है। तो जिस वजह से कि क्या होता है, उनका जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो भी आ जाता है। तो बच्चे क्या समझ लेते हैं कि हाँ हर केस में ऐसा ही होगा, जो ओल्ड रेशियो है उसी को सेक्रीफाइस रेशियो मानना है। नहीं, ऐसा हर केस में नहीं होता, सिर्फ ये वाले केस में होता है। कब? जब न्यू पार्टनर का डायरेक्टली टोटल प्रॉफिट का कितना शेयर मिलने वाला है वो दे दिया होगा। तो बाकी के जो 2 केसेस मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समझाया था, उसमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का मेथड अलग है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो जो बच्चे दूसरे स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे CPT वगैरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए वो ज़रूरी है, आप वो ज़रूर देखना। नहीं तो बच्चे ये सोच लेते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर ही होता है और फिर मिस्टेक कर देते हैं। और जब आगे भी आप पढ़ेंगे आगे जा करके, तो वहाँ पे भी आप ये सोच के, यही कंसिडर करके आप मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इस कंडीशन में जब आपको न्यू पार्टनर का ऐसे डायरेक्ट शेयर दे दिया होगा, टोटल प्रॉफिट में से कितना शेयर है, तो ही सेम होता है, जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो वही हो जाएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड पार्टनर्स का। क्या है ओल्ड रेशियो? 2:3, यानी कि 2:3, यानी कि इसका कितना, विक्रम का कितना हो जाएगा? 2/5 और प्रज्ञा का कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपॉन करके लिख देती हूँ, 2/5 एंड 3/5, ये विक्रम का, ये प्रज्ञा का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो ये गुडविल न्यू पार्टनर ने लाया है, इस गुडविल को हमें इनके सेक्रीफाइस रेशियो में, विक्रम और प्रज्ञा के सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 30,000 का सबसे पहले तो विक्रम का कितना होता है वो देखते हैं। तो 2/5 से अगर हम 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं। पहले गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले विक्रम का देखते हैं। तो विक्रम का कितना है शेयर? 2/5 इंटू 30,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि विक्रम का 12,000 हो जाएगा। और प्रज्ञा का कितना हो जाएगा? प्रज्ञा का देख लेते हैं हम कितना हो जाएगा। प्रज्ञा का शेयर कितना है? 3/5, सेक्रीफाइस रेशियो है 3/5 इंटू 30,000, 18,000। तो ये आ जाएगा 18,000 और ये आ गया है 12,000, ठीक है। तो हमें दोनों का कितना कितना गुडविल का शेयर है ये मिल गया। अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो गुडविल जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कॉम्पेंसेट किया जाता है, जो न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है उसे कॉम्पेंसेट करते हैं। तो उसकी एंट्री, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ गुडविल अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, तो उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ क्रेडिट में एंट्री आएगा बाय, अगेंस्ट में क्या डेबिट हो रहा था? गुडविल डेबिट हो रहा था। तो यहाँ पे गुडविल का नाम आएगा, ओल्ड पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा। जिसका अकाउंट होता है उसका नाम कभी नहीं आता। तो बाय गुडविल अकाउंट लिखेंगे। कितना मिल रहा है विक्रम को? कितना मिल रहा है? 12,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000।
और प्रज्ञा को कितना मिल रहा है 18,000, यहाँ लिखेंगे 18,000। तो ये दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉम्पेंसेट कर दिया उन्हें। आगे हम देखते हैं क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब हमें रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो पहला उसमें से दिया है थर्ड एडजस्टमेंट, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितनी हो गई है 45,000 हो गई है, जबकि यहाँ दिया है 37,500, यानी कि वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमें ऐड करना होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप अमाउंट लिख देना, कितना अमाउंट है, पहले तो कितना आपको एडजस्टमेंट में दिया है, कितना इंक्रीज हो गया है 45,000। तो 45,000 में से ये जो अमाउंट है 37,500, इससे आप माइनस करेंगे। इसे माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिखना है। तो कितना बच जाएगा 7,500 बच जाएगा। तो इसे आप ऐड करेंगे, ये एप्रिसिएशन हो रहा है, जब भी वैल्यू बढ़ेगा तो आप एप्रिसिएशन लिखेंगे, और वैल्यू जब घटेगा तो आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे असेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है तो इसे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000। जितनी वैल्यू बढ़ गई है, जितना हो गया है, हमें जो दिया है एडजस्टमेंट में, उतना आउटर कॉलम में आ जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा हमें क्या दिया है, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर क्या हो रहा है 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन के केस में हम लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर होता है तो हम इसे लेस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, और कितना अमाउंट हमें दिया है 3,000, तो 3,000 का कितना परसेंट हमें बोला है डेप्रिसिएशन 10%, तो इसका हम अगर 10% निकालेंगे तो फिर अमाउंट आ जाएगा 300। तो ये 300 हम लेस करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2,700। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या दिया है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स निकालना है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लेस करते हैं हम डेटर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और अमाउंट कितना है 87,000 है, और उसके ऊपर हमें कितना परसेंट हमें डाउटफुल डेब्ट्स कैलकुलेट करना है 5%। तो 87,000 का 5% हो जाएगा 4,350 हो जाएगा। तो इसे हमें लेस करना होगा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 82,650 आ जाएगा, ये माइनस करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, स्टॉक टू बी वैल्यूड ₹82,500, मतलब स्टॉक की वैल्यू पहले से कितनी थी 75,000, अब बढ़ गई है, कितनी हो गई 82,500, यानी कि एप्रिसिएशन हो गया है। तो एप्रिसिएशन के केस में हम ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन, जो अमाउंट हमें यहाँ दिया है, जो बढ़ गया अमाउंट वो हम पहले लिखेंगे। तो कितना दिया है 82,500, उसमें से हम माइनस करेंगे जो पहले का अमाउंट है दैट इज 75,000, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 7,500, और इसे हमें ऐड करना है, तो ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा सेम वही अमाउंट जो हमें एडजस्टमेंट में दिया है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या दिया है, The capital account of all partners to be adjusted in their new profit and loss ratio and excess amount to be transferred to their लोन अकाउंट, यानी कि एक्सेस अकाउंट हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है इनका कैपिटल एडजस्ट करके। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले हमें क्या करना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी एंट्रीज है वो पास करना होगा। तो यहाँ जो भी असेट्स एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो रहा है उसका हम पहले एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जहाँ कहीं पे भी एप्रिसिएशन हो रहा है यानी कि ऐड हो रहा है वैल्यू, वो हम
वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम वो रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब भी असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं सारे प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन ही अकाउंट है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब भी प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो ये क्रेडिट होगा, और जब भी लॉस होगा या एक्सपेंडिचर होगा तो ये डेबिट होगा। तो यहाँ जहाँ कहीं पे भी हमने असेट्स की वैल्यू डिक्रीज की है, यानी कि लेस हुआ है, तो उस केस में लॉस हो रहा है या फिर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में उसकी एंट्री होगी। और जहाँ कहीं पे भी असेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, असेट बढ़ जा रहा है, तो फिर इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे ऐड हो रहा है, कहाँ लेस हो रहा है। तो यहाँ पे जिस असेट की वैल्यू बढ़ रही है वो जाएगा क्रेडिट में, जिस असेट की वैल्यू लेस हो रही है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, ऐड हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ रहा है, 7500 से बढ़ रहा है। ये जितना अमाउंट बढ़ेगा वही अमाउंट वहां लिखना है, आउटर कॉलम वाला नहीं लिखना है। ठीक है, जितना अमाउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है वही अमाउंट लिखना है। तो नेक्स्ट कौन सा वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है, लेस हो रहा है। तो लेस होगा मतलब अपने लिए लॉस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। कितने से लॉस हो रहा है, 300 से। 300 वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई फर्नीचर की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू फर्नीचर कितने से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है 300, तो लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है हमें, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जा रही है, एप्रिशिएट हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। वैल्यू बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट है, तो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक कितने से बढ़ रहा है वैल्यू, 7500, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे 7500। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है, तो ये 5%, तो ये कितना आ रहा है 4350। तो ये डाउटफुल डेब्ट्स अगर क्रिएट करना है मतलब ये क्या है, लॉस है, तो फिर लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में। तो ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ डेटर्स नहीं लिखेंगे, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिखेंगे। ठीक है, कितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 4350, तो 4350 आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो ये जितना भी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था सबकी पोस्टिंग हमने कर दी, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा था रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग कर दिया। लायबिलिटीज तो कुछ बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी था हमने पोस्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करना और इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल लेंगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, और यहाँ इसका टोटल कितना आ जाएगा, 4650 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट्स होते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट मिलेगा। तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे इसका टोटल है 15,000, ये लिख देंगे, और ये टोटल ज़्यादा है तो यहाँ दोनों साइड हम पहले लिख देंगे 15,000। ठीक है, और कितना, ये 4650 15,000 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम जो भी बैलेंस आएगा लिखेंगे। टू प्रॉफिट आ रहा है ना, तो प्रॉफिट इस साइड में लिखते हैं। टू पार्टनर्स, कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम इसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन
अब ये जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, ठीक है। इसको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? विक्रम एंड प्रज्ञा। तो विक्रम और प्रज्ञा को सिर्फ देंगे, इसमें अवनी का नाम नहीं आएगा क्योंकि अवनी न्यू पार्टनर है, और रिवैल्यूएशन के सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस सिर्फ ओल्ड पार्टनर के होते हैं क्योंकि वो उनकी मेहनत है। तो इसलिए हम उनके बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ 15,000 में से जब ये जो टोटल है यहाँ का डेबिट का दैट इज 4,650, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,350 आ जाएगा। ये 10,350 हम ये दोनों पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ विक्रम का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2/5। तो ये 2/5 10,350 को जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4,140 आ गया। उसी तरह से हम प्रज्ञा का भी निकालेंगे। प्रज्ञा का कितना है ओल्ड शेयर? 3/5। तो 3/5 इंटू 10,350 जब हम करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 6,210। तो ये प्रज्ञा और विक्रम दोनों का हमें क्या मिल गया? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर मिल गया। तो यहाँ हम इनके सामने लिख देंगे, इसका कितना आ रहा है? 4,140 और इसको कितना मिल रहा है? 6,210 और टोटल इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर, ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दोनों का नाम है, इनके कैपिटल अकाउंट में इनका यहाँ डेबिट हो रहा है तो यहाँ क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तो हम यहाँ प्रॉफिट यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे। और ये जो कैलकुलेशन है आप साइड में करना, वर्किंग नोट के यहाँ जहाँ आप वर्किंग नोट करते हैं वहाँ करना, या फिर अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो पेंसिल से करना, बाद में इसे रफ कर देना, ठीक है। आपको क्लियरली दिखाई दे इसलिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना है प्रॉफिट। तो इसको मिल रहा है 4,140 और इसको कितना मिल रहा है शेयर? 6,210, ठीक है। तो और इसको नहीं मिलेगा, यहाँ हम डैश कर देंगे। तो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसे एडजस्ट करेंगे। तो इसे कैसे एडजस्ट करने के लिए कहा गया हमें? लोन अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट्स। मतलब इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें ये कैलकुलेट करके एडजस्ट करना है, और जो एक्सेस या पार्टनर्स के जो एक्सेस कैपिटल होंगे, जिसने ज़्यादा कैपिटल लगा दिया होगा, उसके उस कैपिटल को, एक्स्ट्रा कैपिटल को हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा? जो भी इनका कैपिटल है, इनके रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो हमें निकालना होगा। तो वो आप कैसे निकालेंगे मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा रही हूँ। ये मैं इतना पार्ट रफ करने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्योंकि कैलकुलेशन करके आपको शो करना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अभी इनका न्यू जो भी कैपिटल आएगा, कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ये नेक्स्ट वर्किंग नोट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लिखेंगे, कितना है? 6:9:5। अब यहाँ न्यू पार्टनर का शेयर है 5 और इसका जो भी ये कैपिटल ला रहा है वो हम यहाँ पहले लिखेंगे। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें दिया हुआ है, कितना ला रहा है न्यू पार्टनर? 37,500। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके नीचे जो न्यू पार्टनर का शेयर है 5, इसका लिखेंगे 37,500 का शेयर ला रहा है। तो ये 37,500 कितने शेयर के लिए ला रहा है? 5 शेयर के लिए ला रहा है। तो हम क्या करेंगे? 37,500 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक शेयर के पीछे कितना वैल्यू ला रहा है वो मिल जाएगा। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो फिर कितना मिल जाता है? 7,500, ठीक है। तो ये कितने शेयर का हो गया? पर शेयर 7,500 फॉर 1 शेयर। कितने के लिए? फॉर 1 शेयर। ये 1 शेयर की वैल्यू मिल गई हमें। तो उस तरह से अभी ये जो पार्टनर है कौन है? ये प्रज्ञा, ये विक्रम और ये अवनी। तो प्रज्ञा का 9 शेयर है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 7,500 हम करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाइड बाय 7,500। तो इसका आ जाएगा कितना?
67,500। उसी तरह से 7,500 जो एक शेयर का वैल्यू है, एक शेयर का कैपिटल है, उसको हम जो विक्रम का कितना शेयर है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 7,500 इसके लिए करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें इसका तो शेयर दिया हुआ है और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका भी शेयर हमें मिल गया। तो ये जो भी इनका कैपिटल है, ये जो न्यू पार्टनर है इसका 37,500 और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका जो हमने कैपिटल निकाला, ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ इसका कितना आ जाएगा, विक्रम का कितना दिया, कितना निकाला हमने 45,000 और प्रज्ञा का कितना हमने कैलकुलेट किया 67,500। तो यहाँ लिखेंगे 67,500 और उसके बाद इसका तो हमें दिया हुआ है, इसका हमें ऑलरेडी दिया है, कितना शेयर ला रहा है 37,500। तो ये जो कैपिटल था वो हमने लिख दिया, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमने कैलकुलेट करके नहीं लिखा है, यहाँ का टोटल करके माइनस करके नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ ना कुछ बैलेंस इससे कम या ज़्यादा आएगा। तो जो बैलेंस बचेगा, जो एक्स्ट्रा आएगा इससे, वो हमें क्या करना है, इन पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। बैलेंसिंग फिगर हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको शो किया, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग मेथड से दिया है, वहाँ रेसिप्रोकल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा सिंपल लगेगा। आप एक बार सॉल्व करके देखिए इस मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ क्रेडिट का, ये जो पार्टनर्स हैं इनकी क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो यहाँ क्रेडिट का टोटल, विक्रम का क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 91,140। अब ये प्रज्ञा का भी टोटल कर लेते हैं हम, तो प्रज्ञा का टोटल आ जाएगा 99,210 आ जाएगा। ठीक है, और उस यहाँ पे तो सिर्फ एक ही अमाउंट है, यही आ जाएगा 37,500। और अब ये जो आया है इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो इसका आया 91,140 विक्रम का, तो इसमें से इसका जो कैपिटल का अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे। तो जो बैलेंस बचेगा उसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया है, उनके लोन अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट। तो इसका बैलेंस आ रहा है 46,140। जब हमने 91,140 से ये 45,000 माइनस किया तो बैलेंस आ रहा है 46,140। अब हम यहाँ प्रज्ञा का भी इसी तरह से, इसके जो यहाँ पे टोटल आ रहा है 99,210, इसमें से हम ये अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 31,710। ठीक है, उसी अब यहाँ पे इसका तो एक ही यही अमाउंट है, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं आएगा, ये अमाउंट रहेगा, तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे। ठीक है, और अब हमें ये जो टोटल ज़्यादा आया था क्रेडिट साइड का, ये हम दोनों साइड लिख देंगे। तो इसका आया था 91,140 और इसका आया था 99,210 और इसका था 37,500। तो ये हम लिख देंगे। अब हमें ये जो बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि इनका क्या मिल गया है, हमें ये कैपिटल मिल गया, मतलब अभी का कैपिटल कितना है वो मिल गया। ये हम लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में एज कैपिटल। और ये लोन अकाउंट भी, लोन क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो इसे भी हम लायबिलिटी में ही ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल। तो अब यहाँ तीनों का कैपिटल आ जाएगा। पहले विक्रम का, तो विक्रम का कितना आया है 45,000, यहाँ लिखेंगे 45,000। उसके बाद किसका, प्रज्ञा का आया है 67,500 और अवनी का है 37,500। तो इसका अब हम टोटल करके आउटर कॉलम में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1,50,000। ठीक है, अब यहाँ ये जो लोन अकाउंट है इनका, ये भी लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि लोन क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो इसकी भी पोस्टिंग हमें यहाँ लायबिलिटी में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोन अकाउंट
और जिसका जिसका लोन अकाउंट है, जहाँ जहाँ जा रहा है अमाउंट, उनका नाम लिखेंगे। तो विक्रम और प्रज्ञा, तो विक्रम का लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, 46,140, तो यहाँ लिखेंगे 46,140, और प्रज्ञा का 31,710, 31,710 हम यहाँ ले लेंगे और इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा 77,850। ठीक है, तो अब ये हमने सारे एंट्रीज कर ली। अब हमें क्या करना है, कैश अकाउंट, पहले डायरेक्ट इसे टैली नहीं करना है, अभी कैश का अमाउंट आना बाकी है, तो कैश अकाउंट हमें टैली करना है। तो कैश अकाउंट का कितना आ जाएगा अमाउंट, तो इसका टोटल आ रहा है 75,000, इसका टोटल आ रहा है 75,000, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सेम वही अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75,000, और यहाँ पे ये सेम अमाउंट लिख देंगे 75,000, और ये जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गया है कैश का, ये हम यहाँ एंटर कर देंगे, क्योंकि कैश बैलेंस कहाँ लिखते हैं, असेट साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश बैलेंस कितना आया है, 75,000। आप यहाँ पे कैश इन हैंड या कैश बैलेंस ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो बैलेंस कितना आ गया, 75,000। अब इसे हम टैली करेंगे, तो लायबिलिटीज का टोटल और असेट्स का हम टोटल करेंगे। तो जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 3,32,850, और यहाँ का भी हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,32,850 आ जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे आंसर, तो हमारा आंसर करेक्ट है। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 3,32,850। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।